सत्ता पक्ष दिखाई देता है, मगर भारत, आज के भारत को किस रूप में राहुल गांधी देख रहे हैं, इस पर भी जरा उनका नजरिया समझेंगे। आइए कार्यक्रम की दोस्तों शुरुआत करते हैं। राहुल ने खींची बड़ी लकीर और चाइना के मसले को आपके सामने अभी हमने रखा है। एक एक करके 2-3 मुद्दे को और आपके सामने रखेंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इस चर्चा में बहुत अहम चर्चा, रविवार का दिन है, चाय की चुस्कियों के साथ हमारे साथ बैठिए। डिनर राहुल गांधी के कार्यक्रम का अगर स्टार्टिंग, उनके कार्यक्रम की स्टार्टिंग हो जाएगी तो फिर वहाँ तक भी ले चलेंगे, डिनर भी साथ करेंगे, लेकिन अभी चाय के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं। कई लोग पूछते हैं कि आपके प्रोग्राम में महिलाओं को होना चाहिए, तो हमारे पास एक ही हैं, मीनू जी हैं। और मीनू जी को रोज़ रोज़ तो बैठा नहीं सकते क्योंकि उनके भी अपने वो रहते हैं, कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर होती है। तो मीनू जी, बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद आपके आज रविवार को भी जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, धनंजय जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ सीधे मुंबई से। बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट है हिंदुस्तान के लिहाज से और पॉलिटिक्स के लिहाज से, दोनों लिहाज से। धनंजय जी, आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे 2 और साथी, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका स्वागत है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। रविवार का दिन, अमूमन कई बार छुट्टियां ले लेता हूं, आप लोगों से रूबरू नहीं होता, लेकिन आज ख़ास है। कल एक्सीडेंट की खबर आप लोगों ने परसों शाम को सुनी, रेल एक्सीडेंट की खबर जिस पर चर्चा चल रही है। अपडेट ये है कि अब सीबीआई जांच की सिफारिश करने की बात कही है रेल मंत्री ने, अभी तक का अपडेट यही है। एक अपडेट ये भी है, रेल की बात कर दूँ थोड़ी सी, एक अपडेट ये भी है कि आंकड़े आ गए थे मरने वालों के जान गंवाने वालों के आंकड़े 288 थे, जिसको कम करके 270 कर दिया गया है। आंकड़े मरने वालों कम भी होते हैं इस देश में, सरकारी आंकड़े आप सब समझ सकते हैं। पहले अखबारों में हम लोग बहुत डरते थे इस आंकड़े लिखने में कि अगर 10 की मौत हुई हो तो हम 7 लिखते थे, 8 लिखते थे, इसलिए क्योंकि कल को वो 7-8 पे आ जाए तो बड़ी तकलीफ होगी कि आपने कल कैसे 10 को मार दिया, आज 7 को मार रहे हैं। लेकिन अब सरकार ही ऐसा करने लगी है तो क्या करें। तो ये खबर आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि आंकड़े गिनने में सरकार ने गलती कर दी, जो लोग जान गंवा चुके हैं उसकी। खैर चलिए, कम लोग हताहत होते तो और भी अच्छा होता। रक्षा कवच जितनी जल्दी सामने आ जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिजनों के साथ हमारी पूरी सद्भावना है और उन सबको बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि, जिन लोगों ने जान गंवाई इस दुर्घटना में। और उससे इतर जो पॉलिटिक्स की बात है उधर आएँ और पॉलिटिक्स से भी आगे बढ़ें और अमेरिका की तरफ चलें। तो राहुल गांधी, जो शुरुआत में कह रहा था, राहुल गांधी अमेरिका में हैं। अभी 3-4 दिन पहले, 6 दिन से अमेरिका में, आज राहुल गांधी का 5वां दिन है। और इन 5 दिनों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से मिलना, भाषण देना, छात्रों से मिलना, एक्सपर्ट्स से मिलना, ये राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। और इसी बीच स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत ही अहम यूनिवर्सिटी है, जिसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। इस यूनिवर्सिटी ने 32 नोबेल पुरस्कार दिए हैं, तो इसलिए भी ये बहुत अहम है ये यूनिवर्सिटी। और उस यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, कुछ सवालों के जवाब दिए। और जब अमेरिका और इंडिया संबंध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने न सिर्फ अमेरिका इंडिया संबंध की बात की, बल्कि चीन के साथ क्या कुछ हो रहा है, चीन कैसे दुनिया में काम कर रहा है, उन सब पे चर्चा हुई। सीधा आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। चीन के मसले से ही शुरुआत करते हैं, इसीलिए एक ही वीडियो अभी आप लोगों के बीच रखा हूं, 2 वीडियो और इसके बाद रखूंगा। और इस बीच अगर हमारे साथी सलीम रिजवी साहब उस जेविटेस सेंटर तक पहुंच गए तो वहां से भी कुछ लेने की कोशिश करेंगे कि क्या हालचाल वहां पे। चीन के मसले पे राहुल गांधी खुल करके अपनी बात रखते हुए सुने गए। और न सिर्फ खुल करके, बल्कि आप याद कीजिए कि इसी मसले पे, चीन के मसले पे, राहुल गांधी को, उनके परिवार को लगातार बीजेपी घेरने की कोशिश करती है और कहते हैं कि चीन के साथ इनका दोहरा रवैया है। जो बात सरकार के लिए कही जानी चाहिए वो बात गांधी परिवार के लिए कही जाती है।
यहां पे कुछ और नजर आ रहा है। राहुल गांधी बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहे हैं। उनकी सरकार आएगी तो चीन के साथ क्या संबंध रहेगा ये भी वो बता रहे हैं। चीन दुनिया में क्या कर रहा है ये भी बता रहे हैं। जरा आपका नजरिया और इसको किस रूप में देखा जाए और ये बात कहां तक जाती है? जो अनम्यूट अमेरिका में किया है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राहुल गांधी ने जो अमेरिका में किया है राजीव जी, और खासकर जो वीडियो आपने दिखाया उस कार्यक्रम में, और 2-3 जगह और उन्होंने बोला, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कंक्लूसिव एक उन्होंने रोड मैप रखा है। ये अब मोदी जी और भारत सरकार से आगे की बात है। अब राहुल गांधी ने जियो पॉलिटिक्स का यानी वैश्विक एक मानचित्र दिया है, रोड मैप दिया है, और इसको अब दुनिया डिस्कस करेगी। भारतीय बुद्धिजीवी और अखबार और मीडिया और सरकार और ट्रोल आर्मी की समझ के बाहर की चीज है ये, या वो समझते भी होंगे तो उसमें आएंगे नहीं, क्योंकि उनका अपना एक राहुल गांधी के प्रति या किसी और कारणों से उनका एक अपने रिजर्वेशंस हैं। लेकिन मैं आपकी बात का जवाब दूं, मोटा मोटा पहले एक बैकग्राउंड बुलेट पॉइंट में देता हूं, और बहुत कम समय में। देखिए, आज से 2-3 दशक पहले दुनिया में 2 कैंप थे। एक अमेरिका कैंप था, एक यूएसएसआर कैंप था। यूएसएसआर कैंप का जो प्रभाव था वो मिलिट्री पावर से था। 90 के दशक में यूएसएसआर छिन्न भिन्न हो गया, और उसका जो सामरिक एडवांटेज थी, जो उसकी हथियारों की होड़ में जो एडवांटेज था, वो खतरा खत्म हो गया पश्चिम से, और दुनिया बन गई यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बना तो वो आर्थिक महाशक्ति भी बना, और सामरिक या जिसको कहें स्ट्रेटेजिक या हथियारों की दौड़ में भी बहुत बड़ा वो एक महाशक्ति बन गया। अब देखिए पिछले 10 साल में क्या हुआ है। पिछले 10-15 साल में चीन ने बहुत आगे जंप ली है, और चीन भी अब उसी तरफ बढ़ रहा है कि वो हथियारों की होड़ में भी, यानी जो न्यूक्लियर उसके पास जखीरा है वो तो है ही, उसके अलावा उसने आर्थिक मोर्चे पर भी अमेरिका से या पश्चिम वर्ल्ड से टक्कर ली है, और उसने एक्सपेंशनिस्ट नीति बनाई है, जो जिसको कह रहे हैं आपकी बेल्ट रोड प्रोजेक्ट। तो ये जो बेल्ट रोड प्रोजेक्ट है ये क्या है, और ये क्या करने जा रहा, पश्चिम की इससे हालत खराब है। तो 2-3 बातें राजीव जी हुई हैं। एक, पश्चिम ने, और इसमें अमेरिका और यूरोप दोनों को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूम करने वाले क्षेत्र हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। भारत आर्थिक उदारीकरण के बाद भी भारत की जो आर्थिक नीति उसमें बदलाव हुआ, और हम चले गए सर्विस सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग हमारा चला गया पीछे। यूरोप ने और पश्चिम ने मैन्युफैक्चरिंग अपनी लगभग खत्म कर दी। तो चाइना जो है वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, वो दुनिया की सारी चीजें बना रहा है। हमारे यहां से भगवानों की मूर्तियां भी चाइना से बन के आती हैं। मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, हैवी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, कंप्यूटर, सब कुछ चाइना बना रहा है। जो कुछ हम इस्तेमाल करते हो चाइना बना रहा है। हमारा तो कॉटन के ऊपर भी चाइना का कंपटीशन भारी पड़ता है, क्योंकि वो प्राइस, जिस प्राइस में वो देते हैं उस प्राइस में कोई कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे लेबर लॉज उस तरीके से लागू नहीं होते, वहां पे टैक्सेस उस तरीके से लागू नहीं होते जैसे दूसरे देशों में होते। कंप्लायंसेस कम है। राहुल गांधी अब जो बात कह रहे हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए कि जो बेल्ट रोड प्रोजेक्ट है, ये खतरा किस बात का है कि ये ईस्ट एशियन और पैसिफिक रिम के देशों को 7 ट्रिलियन की जीडीपी में राइज देगा 2040 तक। एवरेज देशों की 3 से 4% जीडीपी बढ़ जाएगी जो इसके मेंबर कंट्रीज होंगे।
जी। ये खतरा है। तो मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दी अपनी, बेल्ट रोड प्रोजेक्ट से उनको खतरा है। और ये जो एक्सपेंशन चाइना का हो रहा है वो भारत के लिए भी खतरा है। हमारे नीचे हम्बन तोता श्रीलंका में पोर्ट में चाइना बैठा हुआ है, हमारे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पे चाइना आ गया है, पाकिस्तान से उसका मिलिट्री पार्टनरशिप है। वो खतरे तो हमारे हैं ही, और हमारे जमीन पे तो बैठा ही हुआ है जिसमें मोदी साहब ने कुछ किया नहीं। तो जो ऑल्टरनेटिव विजन राहुल गांधी ने दिया है वहां पे, उसने कहा है कि भाई आप भारत में इन्वेस्ट करो, भारत को मदद करो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में, हम बनेंगे फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और यहां से चाइना को हम जो है कंटेन करेंगे। तो ये बेल्ट रोड प्रोजेक्ट का, चाइना के मैन्युफैक्चरिंग हब होने का बहुत बड़ा रोड मैप राहुल गांधी ने दिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि अब हमारी जुलाई के महीने में पॉपुलेशन चाइना से क्रॉस कर जाएगी। तो जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फायदा तभी उठ सकता है जब यहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो, और मैन्युफैक्चरिंग डिसेंट्रलाइज्ड हो, छोटे शहरों में हो, ताकि पलायन ना हो। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली जैसे शहरों में प्रेशर न बने, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। तो मोदी साहब ये ऑल्टरनेटिव विजन न दे पाए अमेरिका को या वेस्टर्न वर्ल्ड को। ये विजन कोई और कंट्री नहीं दे सकता, क्योंकि भारत के पास लोग हैं, स्किल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, टेक्निकल नो हाउ है बहुत सारी, और हमारे पास लोग हैं, वर्किंग हैंड्स हैं। तो ये मॉडल कोई और दे ही नहीं सकता दुनिया में, भारत दे सकता है। अब क्यों मोदी साहब पीछे हो गए? देखिए 9 साल मोदी साहब ने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया। जो बाइडेन आया, जो बाइडेन की नीति बड़ी क्लियर थी, वो दुनिया को डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में पोलराइज कर रहा था। ये उसकी नीति है। उसने डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाया। टारगेट वो चाइना में था, लेकिन उसकी आंधी में मोदी साहब भी आ गए, 4 पेड़ इनके भी गिर गए उस आंधी में। तो अब यहां पे जो देखिए, जो उसने जो एक ऑल्टरनेटिव विजन दिया है राहुल गांधी ने, ये ऑल्टरनेटिव विजन दुनिया को सोचने के लिए है। मोदी साहब यहां विरोध करते रहे, ट्रोल आर्मी विरोध करती रहे, यूरोप और अमेरिका इस रोड मैप को सोचेगा कि चाइना को कंटेन करने का सबसे बड़ा आइडिया राहुल गांधी की तरफ से आ रहा है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है। तो ये बड़ी लकीर राहुल गांधी ने खींची। और एक और मोदी साहब ने जो एक विश्वास कमाना चाहिए था कि जब आपके पास G20 की रोटेशनल अध्यक्षता है, जिसको आपने तिकड़म करके चुनाव के आसपास रखने की कोशिश भी की, क्योंकि वो रोटेशन में होता तो पिछले ही साल मिलती, लेकिन आपने 2023 में रखी इसको ताकि आपको एडवांटेज मिले डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। एनीवे, 2 मीटिंग हुई यहां पे विदेश मंत्रियों की G20 के। यूक्रेन का मामला पश्चिम के लिए बड़ा मामला है। यूक्रेन पे पश्चिम चाहता था और अमेरिका चाहता था कि ज्वाइंट कम्युनिके इशू हो, और उस ज्वाइंट कम्युनिके में वॉर शब्द आ जाए। इस बात को हम लोग पहले भी यहां चर्चा कर चुके हैं। वो वॉर शब्द चाइना और रशिया के दबाव में नहीं आ पाया। और मजे की बात यह कि भारत की तरफ से ऑल्टरनेटिव शब्दावली दी गई, वैकल्पिक शब्दावली भारत की तरफ से दी गई कि इसको क्राइसिस कह दें, इसको इमरजेंसी कह दें, कुछ और कह दें जी। तो दोनों बार आप ज्वाइंट कम्युनिके इशू ही नहीं हो पाया 2 मीटिंग में, चाइना के दबाव में। ये संदेश गया है पश्चिम में कि मोदी साहब चाइना से कंटेन ना अपने सॉवरेनिटी को रक्षा करने में कर पा रहे हैं, उनके बॉर्डर में घुसा हुआ है, ना वो जियोपॉलिटिक्स में कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं जो चाइना को कंटेन करे। ये आइडिया राहुल गांधी की तरफ से आया है। एक और आखिरी बात कह देता हूं राजीव जी, मुझे याद है और
प्रोफेसर अखिल स्वामी या आप सब लोगों को याद होगा, व्हाइट हाउस में इंदिरा गांधी गई थी। मैं उसको दूरदर्शन पे लाइव देख रहा था उस वक्त, और रोनाल्ड रीगन पीछे खड़े हुए थे, और इंदिरा गांधी ने ये कहा कि भाई हम अमेरिका से संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे संयुक्त राष्ट्र से, यूएसएसआर से भी संबंध हैं और हिस्टोरिक संबंध हैं, हम उसको भी रखेंगे साथ में। और हमें मालूम है कि दो कैंप में दोस्ती को कैसे मेंटेन किया जाता है। यही बात राहुल गांधी ने इसी मीटिंग में जो आपने कहा अभी सुनाया है, वहां पर रही यही बात राहुल गांधी ने भी की कि हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, हथियारों के इंपोर्ट के अलावा ब्रॉड बेस्ड दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हमारा रशिया से ट्रेडिशनल दोस्ती है उसको हम कायम रखेंगे। तो ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं, और उन्होंने वहां पे बात ये कही भी कि हम मोदी सरकार के नीति पर चलेंगे, ये मोदी सरकार की नीति नहीं थी, ये इंदिरा गांधी की नीति थी, जो व्हाइट हाउस में रोनाल्ड रीगन के सामने उन्होंने कही थी। और उस वक्त अमेरिका और रशिया और यूएसएसआर दो अलग अलग कैंप थे। अब मुझे याद है कि रोनाल्ड रीगन जो है अपना सर खुजा रहा था जब ये इंदिरा गांधी बोल रही थी। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो हिम्मत इंदिरा गांधी की थी और ये हिम्मत राहुल गांधी की है। लेकिन क्या अभी से 2 सप्ताह बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर उतरेंगे और 21 तारीख को इंटरनेशनल योगा डे है, उस दिन वो पहुंच रहे हैं और 22 तारीख को ज्वाइंट सेशन को वो संबोधित करेंगे, उस समय इतनी हिम्मत दिखाएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ भारत के संबंधों पे बात करेंगे? क्या अमेरिका के साथ भारत के संबंध जो हैं उस पर बात करेंगे? और सबसे बड़ी बात कि रूस के साथ हमारे क्या संबंध हैं और क्या रहने चाहिए, उस पर बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब आपको 21 और 22 जून को मिल जाएगा, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जिन सवालों को हम यहाँ उठा रहे हैं, वो सवाल खुद राहुल गांधी अपने बयानों, अपने वक्तव्यों से उठा चुके हैं और अपनी बात रख चुके हैं और साफ कहते हुए नजर आए, चाहे चीन के साथ हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे, रूस के साथ हमारा जो संबंध है उस संबंध को हम मेंटेन करेंगे और हर कीमत पर मेंटेन करेंगे ये, और उसमें वो मोदी सरकार का साथ देते हुए नजर आते हैं। साफ राहुल गांधी यहाँ कह रहे हैं, अगर आप सुनेंगे तो, कि रूस के साथ मोदी सरकार ने भी उसी रिलेशन को आगे बढ़ाया है और हम भी उसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ें और आप सबके बीच आना है, लेकिन एक और बयान आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं ताकि इस चर्चा को थोड़ा और ब्रॉडर उसमें ले जाया जाए वे में, और सिलिकॉन वैली चलना चाहते हैं। सिलिकॉन वैली में राहुल गांधी ने एआई पर एक लेक्चर दिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और उसमें आपको याद होगा पैगासस का मुद्दा भी आया था। मीनू जी आपके पास आऊँगा इसके बाद। पैगासस का मीनू जी याद है मुद्दा आया था और जासूसी, और उसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे फ़ोन की जासूसी करवाते हैं। वीडियो चूंकि अब आ गया है और उसको सुनना ज़रूरी है, सुन लेते हैं और फिर आपके पास आता हूँ मीनू जी आपके उसके लिए कमेंट के लिए। लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी को क्या कुछ कह रहे हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, थोड़ा मजाकिया ज़रूर है और ये फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल मीटिंग थी, तो उसी अंदाज में मीटिंग भी चल रही थी, बातचीत चल रही थी, लेकिन जो कह रहे हैं राहुल गांधी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिहाज से, हम सब के हिसाब से। आप याद कीजिए कि व्हाट्सएप की जासूसी हो रही थी, या व्हाट्सएप को फिर बाद में क्यों अभी भी फुल पेज के ऐड देने होते हैं, बोथ साइड एनक्रिप्टेड या कुछ ऐसे ही लिखते हैं वो, तो ये सब क्यों उनको लिखना पड़ा? ये सब जब पैगासस या किसी जासूसी या आपके फ़ोन की जासूसी, हमारे फ़ोन की जासूसी हो रही है, टैपिंग हो रही है, ये सब अगर बातें आती हैं सामने तो आपको सब समझ में आ जाता है। ज़रा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी इस मसले पे। With recent snooping scandals coming to light, how would you address the privacy and surveillance in the context of AI development? Well, I mean that's a battle I've given up on. I mean, I as I said earlier, I assume my phone is tapped. I can probably say hello to Mr. Modi right now if you want. Hello. so that's a battle I've given up. They're probably listening into this and saying, okay, what is he saying out there? But on a more serious note, I think these are actually very important things, and I think you need to establish rules with regards to privacy of citizens, privacy of data, and protection of data of our people.
very important one, the saying hello to Modi part. So the Pegasus snooping saga. Hi Modi. The Pegasus snooping saga. You're laughing, but it's true. Huh? I mean, I'm not joking. So you had Pegasus on your phone. Pegasus snooping saga allegedly involving the BJP government. What are your thoughts about it? Certainly, when such invasive surveillance tactics undermine the democratic fabric of any nation, so what measures should be taken to protect the privacy of Indian citizens, or any country should take? I think, once a new dispensation comes to power in India, this is something that we will have to actually regulate very carefully, because right now it's completely open season. Anybody can do, they can do whatever they want with people's data, with tapping phones and stuff. And I think we'll need to study this and create some clear rules whereby the rights of people's information, rights of people's privacy is maintained and protected. मीनू जी सुन रही थी, देख रही थी आप राहुल गांधी, और सीधा फोन ऊपर उठा करके ये मोदी जी सुन रहे हैं, हेलो कह रहे हैं और बहुत ही एक लाइट मूड में यहाँ राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं, लेकिन बातें बहुत पते की इम्पॉर्टेंट बात यहाँ करते हुए नज़र आ रहे थे राहुल गांधी। चाइना की बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीरियस नोट पे, और ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका टेक इस पे, आपकी बात क्या कुछ आप किस रूप में देखती हैं? और मैच्योरिटी ऑफ राहुल गांधी, इसकी बात भी अब दुनिया में होने लगी है। कितने परिपक्व हो चुके हैं राहुल गांधी कि किस बात को किस अंदाज में कहा जाए, बिल्कुल अलग अंदाज। क्या कहेंगे? जी राजीव जी, देखिए राहुल गांधी ने जो ये पेगासस की बात को इंटरनेशनल फोरम पे कह दिया है, तो इससे ज्यादा बड़ा मोदी जी का जो कलई उतारने वाली बात होती है, चेहरे के ऊपर जो मुखौटा लगा हुआ उसको नोच के फेंक दिया है कि ये डेमोक्रेसी जो चुन के आई हुई सरकार है, ये किस तरह के तानाशाही तरीकों से देश को चला रही है। ये दुनिया जानती है, अमेरिकन्स भी जानते ही हैं कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है वो आतंकवाद के विरुद्ध, जैसा कि बताया जाता है कि उसके विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए इजराइल की जो कंपनी है उसने डेवलप किया था। तथा कथित तौर पे ये बताया जाता है कि वहां से इसको लिया गया और पॉलिटिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स और पत्रकार और पता नहीं जितने भी जो लोग उनको खतरा नजर आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनके फोन पे ये लगाया गया। तो इससे ज्यादा जो स्नूपिंग की बात जो इसमें की कि झांकने की दूसरे की जिंदगी में, और ये बड़ा खतरनाक ये है आपका सॉफ्टवेयर। मतलब आपने फोन बंद कर रखा है तब भी आपकी खबर लेता रहेगा, आप बाथरूम में है, टॉयलेट में है, वो सब उसमें जाता रहता है। आपको सब सारा आपका एक एक गतिविधि, एक एक बातचीत सब उसके अंदर जाती है पेगासस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये जो राहुल गांधी ने इसके बाद बताया कि भाई हम जो भी सरकार आएगी, डेफिनेटली कोई भी सरकार इस चीज के लिए कि लोगों की जिंदगी के अंदर इतना ज्यादा घुस जाए, तो और जो प्राइवेसी का जो है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट ही दूसरा है। हमारे यहाँ तो फिर भी लोग ट्रेन में पूछ लेते हैं, सड़क चलते हैं, हाँ भाई आपकी शादी हुई नहीं हुई, कितने बच्चे हैं, कहाँ रहते हो, वो चीजें वहां तो बड़ा इस बात को भी ऑफेंसिव माना जाता है। हमारे यहाँ तो नहीं माना जाता, हमारे यहाँ तो आराम से जवाब देते हैं खूब और मसाला लगा के बात करते हैं। तो ये तो बात रही, राहुल गांधी ने मोदी जी को एक्सपोज कर दिया है। देखिए राहुल गांधी जो इस पूरी ट्रिप में जो मेरा इंप्रेशन है, वो एक फ्यूचर की बात कर रहे हैं, न्यू एज की बात कर रहे हैं। वो जो टर्मिनोलॉजी अपने उसमें बातचीत में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक फ्यूचरिस्टिक टर्मिनोलॉजी है, फ्यूचर की बात है, न्यू एज की बात है। देखिए मोदी जी बात कर रहे हैं सेंगोल की, वो कहां ले जा रहे हैं आपको? चोल साम्राज्य के समय में, और वहां से उठा के वो राजतंत्र स्थापित कर रहे हैं, जिसको जो कि राजतंत्र जिन जगहों पे है भी, वहां पे भी धीरे धीरे उसको फेज आउट करने की तैयारी चल रही है कि भाई इसको हटाओ, अब ये जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मोदी जी क्या है कि छिपे तौर पे उस राजतंत्र को ला रहे हैं सेंगोल के जरिए, और वो बातचीत कर रहे हैं। उनके पास फ्यूचर के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, उसके खतरों की बात कर रहे हैं, और ये भी, लेकिन उन्होंने खतरे को इस तरह नहीं माना। उन्होंने कहा कि भाई ये जॉब्स खत्म हो जाएंगे,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। उन्होंने कहा कि नहीं, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में यही कहा जाता है कि स्टीम इंजन आया तब भी यही कहा गया, कंप्यूटर आया तब भी यही कहा गया, आपको ध्यान होगा कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी। तो उसने कहा नए जॉब पैदा करती है हर टेक्नोलॉजी अपने साथ साथ, तो पुराने खत्म होते हैं, नए पैदा हो जाते हैं। तो एक जो ये राहुल गांधी की जो बातचीत है वो, मैं तो देखिए स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ, मोदी जी की तो सिर से गुजर रही होगी। उसमें जो राहुल गांधी ने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, बल्कि मैं तो कहती हूँ इस पे चर्चा इंडियन सोशल मीडिया पे हुई नहीं है। उन्होंने पॉलिटिशियंस के लिए या अपने लिए ही कहा कि आई एम ए पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर, मतलब उन्होंने इसको एक फुल टाइम काम बताया अपना कि एक व्यवसायी हूं मैं, राजनीति को व्यवसाय के तौर पे उन्होंने लिया। तो एक नई टर्मिनोलॉजी, जो कि ये फ्यूचर में सब इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं, इनको हम फ्यूचर में आप देखते रहिए, हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन क्या है, उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। मालवीय जैसे लोग, वो यूक्रेन की बात पे कि राहुल गांधी को देखिए कितनी देर लगा दी यूक्रेन की बात पे जवाब देने के लिए। जब उनसे सवाल पूछा गया यूक्रेन और रशिया के बारे में, तो राहुल गांधी ने एक पॉज लिया और सोच समझ के उसका जवाब दिया। भाई ये कोई पकौड़े तलने जैसा काम थोड़ी है, ये इतना सेंसिटिव इशू है कि इस पे ऑपोजिशन का लीडर वो भी बहुत सोच समझ के नाप तोल के जवाब देगा। और राहुल गांधी ने उनको जो भी देना था जवाब, इतना तो सोचने का समय मिलना चाहिए। आपने मतलब एक सिर के ऊपर गजर बजा रखा है उनके, राहुल गांधी के ऊपर, लेकिन वो लोग कंपीट नहीं कर पाएंगे। देखिए राहुल गांधी एक न्यू एज फ्यूचरिस्टिक लीडर के तौर पे इस यात्रा के दौरान स्टैब्लिश हो चुके हैं। और मैन्युफैक्चरिंग की जो बात हो रही है, आपको ध्यान होगा राहुल गांधी आज से नहीं, रघुराम राजन के साथ भारत यात्रा के दौरान जो उनकी राजस्थान में एक खेत में मीटिंग हुई थी, वहां भी उन्होंने रघुराम राजन के साथ बातचीत में यही कहा था कि हमें सर्विस सेक्टर पे जोर नहीं देना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनाना है, अपनी इकोनॉमी को बेस करना है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। क्योंकि देखिए इसका एक चीज मैं कह के बंद करूंगी कि आप देखिए कि अडानी जो है पहले नंबर का अमीर है देश का, लेकिन जो फिगर आई उसमें क्या आया कि ओनली 23,000 लोग उसके एम्प्लॉयमेंट है। इतना बड़ा जो देश का सबसे अमीर आदमी और खाली 23,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। अगर अडानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होते तो कितने लोगों को रोजगार मिलता। तो राहुल गांधी का विजन जो है वो बिल्कुल सही है, और वास्तव में चाइना को कम्पीट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को ही कब्जे में लाना पड़ेगा। अब इसमें सफल कितने होते हैं, इसकी अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी फिर से आऊंगा आपके पास। जल्दी से जरा पहुंचते हैं। सलीम रिजवी साहब जो हैं वो सीधे जेविटस सेंटर के सामने दिखाई दे रहे हैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। आपका स्वागत करता हूं सलीम रिजवी साहब। और